Hi everyone, this is Bindu and I welcome you all on my YouTube channel. So how are you all? Hope you are all good and doing well. So आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथोडोलॉजी से क्वेश्चंस जो पूछे गए थे लास्ट ईयर DSSSB में. सो ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम्स लाइक CTET, HTET, REET, UPTET जो भी एग्ज़ाम है. सो ये क्वेश्चंस आपके CDP वाले पोर्शन में देखने को मिल सकते हैं. सो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखें और एक्सप्लेनेशन के साथ हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं देन आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो. और इससे पहले भी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है DSSSB का जो साइंस का पेपर था लास्ट ईयर जो हुआ था. सो उसके क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रखे 90 क्वेश्चंस एक पेपर हमने उसमें डिस्कस कर लिया है. सो आप चाहें तो वहाँ से भी जाके वो वीडियोस देख सकते हो. प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो आप चाहें तो देख सकते हो. सो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे टीचिंग मेथोडोलॉजी से पूछे गए कुछ 10 क्वेश्चंस. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न. फर्स्ट है सिमुलेशन, सेकेंड है ऑब्जर्वेशन. चूज द करेक्ट कोड. सो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्रोसेस नहीं है जिससे बच्चे सीखते हैं. सिमुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन. ऑप्शंस है हमारे पास, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट है या फिर नाइदर वन नॉर टू. सी ऑप्शन है ओनली वन. डी ऑप्शन है बोथ वन एंड टू. सो देखिए आप इसमें नोट का ज़रूर ध्यान रखें. नोट जहाँ पे आ गया वहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से उस क्वेश्चन को रीड करें. इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न. इनमें से वो कौन सी प्रोसेस नहीं है जिससे बच्चे सीखते हैं. सिमुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन. सो बेसिकली सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिमुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं. सो ऑब्वियसली सिमुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन दोनों प्रोसेस से ही बच्चा क्या करता है, सीखता है चीज़ों को. सो इनमें से कोई भी प्रोसेस नहीं होगी. इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, सेकेंड ऑप्शन, नाइदर वन नॉर टू. सेकेंड ऑप्शन इज़ द राइट वन, सिमुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन. तो चलिए थोड़ा सा सिमुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन के बारे में हम समझ लेते हैं कि सिमुलेशन बेसिकली होती क्या है. सिमुलेशन क्या होती है कि एक प्रोसेस होती है. इट इज़ एन एक्ट ऑफ इमिटेटिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन या फिर प्रोसेस हम कह सकते हैं टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग. जैसे क्लासरूम में हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लो हम कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं या कोई चैप्टर आ गया हमारे पास, हिंदी या इंग्लिश का जो भी है. सो हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को वो कैरेक्टर दे सकते हैं कि तुम ये रोल प्ले करो, तुम ये रोल प्ले करो. सो उस तरीके से बच्चों को वो चैप्टर जो भी है, स्टोरी है, चैप्टर है, वो अच्छे से उनको याद हो जाएगा फटाफट. सो ये होता है सिमुलेशन. नकल करके मतलब जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है या कोई बिहेवियर है उसको समझाना, ये होता है हमारा बेसिकली सिमुलेशन. या कोई मॉडल बना दिया उसके थ्रू हम समझा सकते हैं. और ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन तो हम सबको पता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखना. एक्सपेरिमेंट करा दिया, कोई चीज़ें दिखा दी, सो उस तरीके से सीखना. सो इन दोनों प्रोसेस से ही क्या करता है, बच्चा सीखता है. सो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन विच ईयर डिड E.L. थॉर्नडाइक डेवलप थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग. 1913, 1911, 1914 या फिर 1912. हाँ जी देखिए ऑब्वियसली हम सबको पता है कि एलन थॉर्नडाइक की जो फेमस थ्योरी थी वो कौन सी थी, ट्रायल एंड एरर लर्निंग. बट इसने पूछ लिया कि कौन से सन में वो उन्होंने थ्योरी दी थी. सो हमें ये चीज़ें भी ध्यान से रीड करनी चाहिए जब भी हम किसी थ्योरी को पढ़ते हैं. तो DSSB में कहीं से कुछ भी क्वेश्चन एग्जामिनर पुट कर सकता है. सो क्वेश्चंस का लेवल आप देख ही सकते हो. सो इन्होंने जो थ्योरी दी थी अपनी ट्रायल एंड एरर लर्निंग की, वो दी थी हमें 1913 में. फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. 1913 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी ट्रायल एंड एरर लर्निंग. सो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम और जान लेते हैं कि जो ट्रायल एंड एरर लर्निंग है जो इनकी थ्योरी, इसका दूसरा नाम और क्या है. सो इसका दूसरा नाम हमारे पास है SR बॉन्ड या SR थ्योरी, जिसको हम कह सकते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, या फिर एक और नाम से इसको हम जानते हैं. ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, किसी एक टेट एग्जाम में पूछा गया था, कनेक्शनिज्म थ्योरी. कनेक्शनिज्म थ्योरी ये भी इसका एक नाम है. थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर लर्निंग, SR थ्योरी, कनेक्शनिज्म थ्योरी. सो ये इसके 2-3 नाम है, हमें ये याद रखने हैं. और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली पे, कैट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. सो इन्होंने अपनी थ्योरी कब दी थी, 1913 में. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
अंडर विच organizations added project did NCERT develop an instructional material titled Science is Doing? यूनेस्को, OECD, WHO या फिर यूनिसेफ? सो ये एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन है हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास होगा डी ऑप्शन, दैट इज यूनिसेफ। यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो प्रोजेक्ट था एनसीईआरटी ने एक डेवलप की थी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जिसका नाम था साइंस इज डूइंग। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर? इट इज़ गिवन बाय नेचर, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट इज़ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर या फिर दिस इज बेस्ड ऑन पर्सन। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? सो ऑब्वियसली इट इज़ गिवन बाय नेचर, ये भी है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी है, पर्सन पे भी डिपेंड करता है, मेल फीमेल, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट, दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जेंडर। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सो our fifth question is which of the following co-curricular activities are not related to motor development of students? इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है क्ले मॉडलिंग, सेकंड है किचन गार्डनिंग या फिर फ्लावर गार्डनिंग, थर्ड है रीडिंग न्यूज़पेपर, फोर्थ है बुक बाइंडिंग। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोटर डेवलपमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं। सो मोटर डेवलपमेंट में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो हम अपनी मसल्स का यूज़ करके करते हैं। सो क्ले मॉडलिंग में भी ऑब्वियसली मसल्स यूज़ होती हैं, किचन गार्डनिंग, फ्लावर गार्डनिंग, उनमें भी मसल्स यूज़ होंगी, बुक बाइंडिंग में भी मसल्स यूज़ होंगी, फिंगर्स, हैंड यूज़ होगा, रीडिंग न्यूज़पेपर, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपल बैठ के पढ़ते हैं। रीडिंग न्यूज़पेपर हमारा आएगा मेंटल डेवलपमेंट में, ना कि मोटर डेवलपमेंट में। सो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फिफ्थ का। C option is the right one. Reading newspaper is not related to motor development of students. So motor development हमें समझ में आ गया क्या होता है कि मीन्स फिजिकल ग्रोथ या फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ ए चाइल्ड, बोन मसल्स, एबिलिटी टू मूव, वो सब एक्टिविटीज़ इसमें आती हैं। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में हम। जो मोटर डेवलपमेंट होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है फाइन और एक होती है ग्रोस। फाइन एंड ग्रोस। सो फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या आता है कि फाइन मोटर डेवलपमेंट में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिनमें हमें अपनी जो छोटी छोटी मसल्स हैं बॉडी की उनका इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे पेन पकड़ना हो गया, लिखना हो गया चीज़ों को, वो सब एक्टिविटीज़ हमारी आएंगी फाइन मोटर डेवलपमेंट में। या फिर किसी का स्केच बना रहे हैं हम तो ब्रश हमारे हाथ में है, सो वो सब एक्टिविटीज़ हमारी फाइन मोटर डेवलपमेंट में आएंगी। सेकेंड वन है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। सो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में हमारी वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिनमें हमारी बॉडी की जो बड़ी मसल्स हैं, लार्ज मसल्स हैं, वो इस्तेमाल होती हैं, जैसे साइकिलिंग हो गया या फिर रस्सी कूदना हो गया, दौड़ लगाना हो गया, वो सब एक्टिविटीज़ हमारी आती हैं ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोवाइड फॉर द ड्यूटीज़ ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड पेरेंट्स? ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट टू एजुकेशन 2009 का कौन सा चैप्टर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है ड्यूटीज़ ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड पेरेंट्स। सो इसमें हमारे पास आएगा सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड चैप्टर है जो राइट टू एजुकेशन एक्ट का, दैट प्रोवाइड्स फॉर द ड्यूटीज़ ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड पेरेंट्स। चलिए अब सेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 मेक्स प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट एडवाइजरी काउंसिल? ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो कौन सा सेक्शन है वो प्रोविज़न बनाता है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट एडवाइजरी काउंसिल। सो इसका आंसर हमारे पास होगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ 34। जो 34वीं धारा है राइट टू एजुकेशन 2009 की, दैट मेक्स द प्रोविज़न फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट एडवाइजरी काउंसिल। फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रखा है ये इन्होंने। सो चलिए अब 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड लॉज एंड प्रिंसिपल्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल एंड एक्सपेरिमेंट्स? इसने पूछा है भी कौन से टीचिंग मेथड में जो लॉज और प्रिंसिपल्स हैं वो बनाए जाते हैं एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल और एक्सपेरिमेंट के बेस पे।
स्टोरी टेलिंग मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, इंडक्टिव मेथड या फिर सेमिनार। सो एग्जाम्पल्स, एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट्स करवाने के बाद जो लॉज एंड प्रिंसिपल्स बाद में बनाए जाते हैं वो हमारा मेथड होता है सी ऑप्शन, इंडक्टिव मेथड। बहुत ही हॉट टॉपिक है ये, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, डेफिनेटली हमें इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है चाहे हम किसी भी टेट एग्जाम में बैठे हों। सो इंडक्टिव मेथड चलिए समझ लेते थोड़ा सा क्या होता है। इंडक्टिव मेथड में होता है हमारे पास कि हम एग्जाम्पल्स वगैरह देते हैं सबसे पहले बच्चों को, और एग्जाम्पल से फिर हम एक पर्टिकुलर रूल बनाते हैं, वो होता है हमारा इंडक्टिव मेथड। लॉज और प्रिंसिपल्स हम बाद में बनाते हैं, रूल बाद में बनाया जाता है इसमें, पहले हम एग्जाम्पल्स वगैरह देते हैं बच्चों को। इसके अपोजिट होता है हमारे पास डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड हमारा हायर क्लासेस में यूज़ होता है। जैसे मान लो मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला हमें दे दिया जाता है और हमें फॉर्मूले को क्या करना होता है, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए अप्लाई करना होता है। सो लॉ या प्रिंसिपल हमारे पास पहले आ गया, उसको अप्लाई हमने बाद में किया। सो वो हो गया हमारा डिडक्टिव मेथड। और इंडक्टिव मेथड में हमारे पास लॉज या प्रिंसिपल्स हम बाद में बनाते हैं। जैसे मान लो हम कोई टॉपिक समझ रहे हैं, जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसको मेल फीमेल के बारे में बताया जा रहा है या फिर कुछ और टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जैसे मान लो कोई संख्या वाला टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। सो उसको 3-4 चीज़ों के नाम बताए जाते हैं, जो भी चीज़ें हम देखते हैं उन सब चीज़ों को फिर बाद में बताते हैं कि इन सब को क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। जैसे टेबल, पेन, डस्टर, जो भी है, चेयर, ये सब चीज़ें क्या आ जाएंगी, हमारी संख्या में आ जाएंगी। बाद में संख्या के जो टाइप्स हैं वो और आगे क्लासीफाई करके बच्चों को समझाए जाते हैं। सो एग्जांपल्स पहले दे दिए हमने, रूल हमने क्या बना दिया बाद में, लॉज या प्रिंसिपल हमने क्या बना दिया कि इसको हम संख्या बोलते हैं। सो वो चीज़ हमारे पास आती है इंडक्टिव मेथड में। इसके और नाम है वो भी हमें याद रखने चाहिए। इसके और नाम क्या क्या हो सकते हैं इंडक्टिव मेथड के, और नाम है इसका एक बॉटम अप अप्रोच। भाई बॉटम से अप की तरफ जा रहे हैं हम, बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, उसके बाद हम ऊपर जा रहे हैं, बॉटम अप रीजनिंग बोल देते हैं इसको। और दूसरा हम कह सकते हैं स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, स्पेसिफिक से हम जनरल की तरफ जाते हैं इंडक्टिव मेथड में। या फिर हम कह सकते हैं नॉन टू अननोन जाते हैं। जैसे टेबल, चेयर, पेन, ये सब तो स्टूडेंट्स को पता होता है, इन सब को क्या बोला जाता है, संख्या में आती है सब चीज़ें। सो संख्या उनको नहीं पता था, नॉन से अननोन जाते हैं इंडक्टिव मेथड में। या फिर स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं इंडक्टिव मेथड में। और बॉटम अप अप्रोच भी इसको कहा जाता है, इंडक्टिव मेथड को। सो डिडक्टिव मेथड इसका बिल्कुल अपोजिट है, उसमें अननोन से नॉन की तरफ जाते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, और उसको बोल देते हैं टॉप डाउन अप्रोच। सो इनका फाउंडर कौन था इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड का, वो भी हमें थोड़ा याद रखना चाहिए। सो इनका फाउंडर था अरिस्टोटल, अरिस्टोटल, इट इज़ द फाउंडर ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो चलिए अब 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच स्टेज द चाइल्ड शुड बी इंगेज्ड इन लर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस थ्रू फैमिलियर एक्सपीरियंसेस, वर्किंग विद हैंड्स टू डिज़ाइन सिंपल टेक्नोलॉजिकल यूनिट्स एंड मॉड्यूल्स। एग्जाम्पल, designing and making a working model of a windmill to lift weight and continuing to learn more on environment and health through activities and service। सो इसने पूछा है कि किस स्टेज में जो है बच्चा वो सीखता है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, साइंस के प्रिंसिपल्स वगैरह सीखता है एक्सपीरियंस से या फिर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके। जैसे इन्होंने दिया है ना कि वर्किंग मॉडल बना दिया विंड मिल का, या इन सब एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज़ वगैरह करवा के साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बेसिकली बच्चा सीखता है। किस स्टेज में? फर्स्ट है अपर प्राइमरी स्टेज, सेकंड है सेकेंडरी स्टेज, थर्ड है हायर सेकेंडरी स्टेज, फोर्थ है प्राइमरी स्टेज। सो प्राइमरी स्टेज में इतना कुछ नहीं सिखाया जाता बच्चों को, हायर सेकेंडरी स्टेज भी काफ़ी हाई लेवल की होगी, उससे पहले बच्चा बहुत कुछ चीज़ें सीख चुका होता है। सेकेंडरी स्टेज में भी नहीं, सो इसमें हमें सिखाया जाता है अपर प्राइमरी स्टेज में। प्राइमरी से ऊपर 5th क्लास से ऊपर जो बच्चे होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह बनाने लग जाते हैं। सो उस तरीके से उनको साइंस जो है प्रिंसिपल्स हैं जो साइंस के वो सिखाए जाते हैं। प्राइमरी लेवल या उससे पहले तो बल्कि EVS नाम की बुक आती है और उससे पार्टिकुलरली उनको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता, एक ही EVS में ही सब कुछ उनको पढ़ाया जाता है। सो इसका आंसर होगा हमारे पास अपर प्राइमरी स्टेज। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। Which of the following is a correct statement regarding CCE? It, however, determine the process of learning.
इट हाउएवर कैन नॉट डिटरमाइन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सेकेंड ऑप्शन है इट इंक्लूड्स ओनली समेटिव इवेल्युएशन। थर्ड ऑप्शन है इट इज़ यूज्ड टू प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। फोर्थ ऑप्शन है इट्स फुल फॉर्म इज़ कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन। सो फोर्थ ऑप्शन तो देखते ही गलत कर दिया हमने। दिस इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग CCE। कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन इसकी फुल फॉर्म नहीं होती, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रीहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन। सो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है इट हाउएवर कैन नॉट डिटरमाइन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये भी गलत है। दिस ऑल्सो डिटरमाइंस द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इट इंक्लूड्स ओनली द समेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, समेटिव इवेल्युएशन इसमें होता है बट इसने ओनली वर्ड यूज़ कर दिया, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया। बिकॉज इसमें समेटिव फॉर्मेटिव सभी इवेल्युएशन यूज़ होते हैं। ये एक ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है बच्चे का वो करता है। सो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग CCE। इट इज़ यूज्ड टू प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे 10 क्वेश्चंस। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पुट कर सकते हो। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहें और आगे आने वाले जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं सभी में ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो अगर आपके जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं आप उनके साथ अपनी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।